Namaskar students, in our previous lecture you learnt about the industrial revolution. So what is the meaning of revolution? Revolution means change in system. Okay, and where was industrial revolution was started? It was started in England in 18th century. And what was the reason? There were many reasons for this. The establishment of an industry needs favorable factors, and those factors were all available in Britain. Okay, and what were those factors? Iron ore and coal were available in large quantities in Britain, and Britain had colonies across the globe from where raw materials like cotton was bought, and goods such as cloths were manufactured in Britain as cheap labor was available here. और साथ ही साथ वहाँ पर उन्हें वो सारी चीज़ें ऐसी जो कॉलोनीज़ थी उनकी, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल थे, वहाँ से उन्हें क्या मिल जाता था? कॉटन, क्लॉथ्स बनाने के लिए, गुड्स बनाने के लिए कॉटन वॉज ब्रॉट, एंड गुड्स सच एज क्लॉथ्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। और फिर ब्रिटेन के अंदर वो क्लॉथ्स बनाते थे उनसे, वहाँ से कॉटन लाकर, और साथ ही साथ उनके लिए चीपेस्ट लेबर भी अवेलेबल थे। एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन वर फेवरेबल, एंड द गवर्नमेंट वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन की जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो भी वहाँ के लिए फेवरेबल थी। साथ ही साथ वहाँ की गवर्नमेंट भी कॉन्शियस थी, वो चाहती थी, इंटरेस्टेड थी कि उनकी कंट्री में डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। और यही कारण था कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर हुआ। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द एनर्जी फॉर मशीन्स। ओके, एज यू नो मशीन्स नीड एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी फॉर वर्किंग। थिंक ऑफ द टू मशीन्स वी टॉक्ड अबाउट इन द बिगनिंग। अब उन दो मशीन्स के बारे में आपको सोचना है जो आपने बिगनिंग में पढ़ा था, स्विंग मशीन और वॉशिंग मशीन। Do they work without any energy or do they need some type of power? क्या उन्हें वर्क करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है या पावर की, या वो बिना पावर और एनर्जी के वर्क करते हैं? ह्यूमन बींग्स ईट फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क। जैसे आपको पता, एज यू नो, ह्यूमन्स मीन्स हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की, फॉर डूइंग अवर वर्क। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। व्हेन वी ईट फूड वी गेट एनर्जी। सो लाइकवाइज मशीन्स नीड फूड टू वर्क। इसी तरीके से मशीन्स को भी किसकी ज़रूरत होती है? नीड फूड टू वर्क। उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है, यानी एनर्जी की। फूड यहाँ पर क्या बता रहा है? एनर्जी को। फूड मीन्स एनर्जी की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए, एंड देयर फूड इज़ कॉल्ड एनर्जी। और उनका जो फूड होता है उसे एनर्जी कहते हैं। एनर्जी, पावर और इलेक्ट्रिसिटी, उनके फूड को हम क्या कहते हैं? एनर्जी, पावर और इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो मशीन्स ऑल्सो नीड फूड मीन्स एनर्जी, पावर और इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क लाइक एज ह्यूमन। ओके, सो कोल, मिनरल्स, ऑयल, मिनरल्स ऑयल को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो मशीनरीज की फूड हैं, यानी कि उनकी जो एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है? कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? एनर्जी सोर्सेज हैं। किसके लिए? मशीनरीज के लिए। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज दे विल एंड अपॉन वन डे इफ़ यूज थॉटलेसली। अब बच्चों देखो, जो हमारी मशीनरीज के लिए हमें फूड चाहिए, यानी कि एनर्जी चाहिए, वो हमें किससे मिलती है? कोल से, मिनरल ऑयल से, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन ये सारी हमारी कैसी सोर्सेज हैं? कन्वेंशनल यानी परंपरागत, ऐसे रिसोर्स जिन्हें हम शुरू से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। एंड दीज आर ऑल्सो नॉन एज नॉन रिन्यूएबल, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो दोबारा नहीं बन सकते। अगर एक बार उनका जो रिसोर्स है, जो भी हमारे पास बचा हुआ है, वो अगर वो ख़त्म हो गए तो वो दोबारा नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स है, वो एक एक्सीडेंटली एक प्रोसेस हुआ अर्थ के अंदर
कुछ हुआ जिससे पेड़ पौधे दब गए, एनिमल्स दब के मर गए, और फिर धीरे धीरे हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो इन मिनरल्स में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन अब ये श्योर नहीं है कि अब दोबारा फिर ऐसा कब होगा या होगा, तो क्योंकि इसे बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। और ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा बनना मुश्किल है। और यहाँ पर थॉटलेसली क्यों लिखा गया कि अगर हमने बिना सोचे समझे इन्हें यूज़ किया, यानी वेस्ट किया, है ना, इनका अच्छे से यूज़ नहीं किया, तो ये एक दिन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्स हमारे एनर्जी के सोर्स जो कि नॉन रिन्यूएबल है, उन्हें हम कन्वेंशनल भी कहते हैं। ओके, कन्वेंशनल क्यों? क्योंकि उन्हें हम परंपरागत तरीके से यानी शुरू से अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। तो जितने भी हमारे कोल माइन, मिनरल्स, ऑयल और नेचुरल गैसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, उन्हें हमें वाइजली, बहुत ही बुद्धिमानी से यूज़ करना होगा। क्योंकि अब ये रिसोर्स हमारे इतने हैं बच्चों कि अगर हम इन्हें वाइजली भी यूज़ करते हैं तो प्रोबेबली 200 और 250 ईयर्स तक ही ये यूज़ हो पाएंगे एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। और अगर हमने थॉटलेसली यूज़ किया तो ये 150 और 100 ईयर्स तक भी नहीं रह पाएंगे, मीन्स इतने ही दिनों में ये खत्म हो जाएंगे। एंड ओके, सो फर्स्टली वी विल रीड अबाउट द कोल। अर्लियर मशीन्स वर रन विथ स्टीम। जो पुरानी मशीनरीज होती थी, आपने स्टीम इंजन के, ट्रेन के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जो अर्लियर मशीन्स थी वो स्टीम यानी भाप से, जो वेपोरेशन होता है वाटर का, जब वाटर गर्म होते हैं तो उसमें से वेपोरेशन होते हैं यानी गैस निकलती है, उसके थ्रू मशीन्स काम करती थी। लेकिन उस मशीन के लिए, स्टीम बनाने के लिए कोल की ज़रूरत पड़ती थी। कोल को जलाया जाता था जिससे फिर हीट प्रोड्यूस होती थी, और वो हीट फिर वाटर को गर्म करती थी जिसके अंदर से वेपर बनते थे। ओके, स्टीम बनती थी। टू प्रोड्यूस स्टीम इंजन वर फिल्ड विथ कोल। स्टीम इंजन के अंदर कोल फिल किया जाता था। फिर कोल वॉज द फर्स्ट फ्यूल यूज्ड फॉर रनिंग द मशीन्स। और जो कोल था, कोल हमारा फर्स्ट फ्यूल था जिसे मशीन को चलाने के लिए यूज़ किया जाता था। बट इट वॉज द फॉलोइंग लिमिटेशन। आप लोगों ने बच्चों गदर मूवी देखी होगी, मूवी तो सब देखते हैं ना, तो गदर मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा ट्रेन का सीन होता है, उसमें वो कोल जो एक आग सा जल रहा होता है उसमें कोल उठाकर वो डाल रहे होते हैं। क्यों? और जितनी ज़्यादा कोल डालते हैं और वो जितनी ज़्यादा जलती है और फिर वो हीटनेस प्रोड्यूस करती है, तो उनकी ट्रेन उतनी ही ज़्यादा फास्ट मूव करती थी। और जैसे ही हीटनेस कम होती थी ट्रेन स्लो हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ट्रेन का स्लो होने का कारण क्या था कि कोल की हीटनेस, कोल कम जलता था तो हीट कम प्रोड्यूस होती थी, जिससे कि स्टीम कम बनता था। स्टीम कम बनने से जो इंजन का पिस्टन होता था उस पर फोर्स बहुत धीरे लगता था। लेकिन जब हीटनेस ज़्यादा होगी, स्टीम ज़्यादा बनेगी, तो वो स्टीम बहुत जल्दी पिस्टन को, इंजन के जो पिस्टन होती थी उसे फोर्स करते थे, उस पर दबाव डालते थे, जिससे वो जल्दी मूव करती थी और उसकी स्पीड बढ़ जाती थी। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे मूवीज़ में भी कि अर्लियर टाइम में किस तरीके से कोल मशीनरीज को चलाने के लिए यूज़ होते थे। ओके, इट इज़ अ नॉन रिन्यू। अब कोल क्या है? बट इट हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशन। अब कोल की भी लिमिटेशन है। क्यों? एज यू नो, इट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स दोबारा नहीं बन सकता। इट पॉल्यूट्स द एटमोसफेयर एंड लीव्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिसाइड्यू। अब जो हमारा कोल है, जब कोल क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है, यानी कि प्रदूषित करता है, गंदा करता है। और जब ये जलाया जाता है तो ये क्या करता है? छोड़ता है क्या? बहुत सारी गंदगी, स्मोक छोड़ता है। एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। और ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। ओके, एंड नाउ कोल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। और कोल को बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। देयर इज़ अ लिमिटेड स्टॉक ऑफ कोल ऑन द अर्थ। और कोल की अर्थ के ऊपर एक लिमिटेड स्टॉक है, यानी कि लिमिटेड उसके जो स्टॉक, यानी कि एक स्टोर रूम जैसा, और उस स्टोर रूम के अंदर कोल भरा हुआ है, लेकिन अब वो लिमिटेड है, उसमें से हम कंटिन्यू निकालते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, तो अब वो थोड़े ही रह गए हैं। एंड
on the earth, and it is feared that it would be last for only about 250 years. अब देखो वाइजली, जब हम वाइजली यूज़ करेंगे तो ये 250 years तक चलेंगे, लेकिन हम थॉटलेसली, बिना सोचे समझे, बेकार में इसे वेस्ट करेंगे तो ये हार्डली 50 to 100 years तक ही चल पाएंगे. अदरवाइज जब ये ख़त्म हो जाएंगे 250 years के बाद, तो हमारी आने वाली जनरेशन सिर्फ और सिर्फ बुक्स में पढ़ेंगी कि कभी अर्थ के ऊपर इस तरीके के फ्यूल मिनरल्स भी थे. तो इट्स आवर ड्यूटी कि हमें किस तरीके से इन फ्यूल मिनरल्स को बचाना है और अपनी आने वाली जनरेशन को इसे देना है. ओके, सो नाउ मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल. अब कोल के बाद जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट इज़ अ पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल. इट इज़ ड्रिल्ड एंड रिफाइंड. अब इसे कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको 4th में भी समझाया था कि जो कोल है वो तो अर्थ के क्रस्ट के अंदर है, और जो पेट्रोलियम है वो भी अर्थ के क्रस्ट के अंदर है, लेकिन ओशन के अंदर, ओशन और सी के अंदर जो हमारे जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे हमारे बहुत सारे एनिमल्स, सी क्रिएचर्स, एनिमल्स और प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो दब गए थे, और हाई प्रेशर के बाद वो धीरे धीरे ऑयल में कन्वर्ट हो गए. और उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रिल. जैसे हम हैंड पंप लगाते हैं अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए, उसी तरीके से सी के अंदर ड्रिल की जाती है इस तरीके से, और इस ग्राउंड तक, उस ड्रिल को उस ग्राउंड के नीचे की उस रॉक तक ले जाया जाता है जहाँ पर हमारे पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल हैं, और फिर उन्हें ड्रिल करके लाइक एज हैंड पंप की तरह. लेकिन आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन्स आ गई हैं जिसके थ्रू हम पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल को बाहर निकालते हैं. तो उसके थ्रू ड्रिल करके पेट्रोलियम को निकाला जाता है. एंड पेट्रोलियम इज़ एग्जॉस्टेबल लाइक कोल. एग्जॉस्टेबल का मतलब नॉन रिन्यूएबल. ओके, इट्स अ सेकेंड सिनोनिम्स आपने पढ़ा होगा. तो ये नॉन रिन्यूएबल का सिनोनिम्स वर्ड है एग्जॉस्टेबल, लाइक अ कोल, यानी कि एक ऐसा मिनरल है कोल की ही तरह जो एक दिन खत्म हो जाएगा. मीन्स इसके स्टॉक भी हमारे पास लिमिटेड हैं. एंड द मेन प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल आर. अब बच्चों देखो, जब आप मे बी इन योर 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड व्हेन यू विल रीड साइंस, तब साइंस में एक चैप्टर आएगा, उसमें आप पेट्रोलियम के बारे में पढ़ोगे कि जब हम क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम अर्थ के अंदर से निकालते हैं तो उसे रिफाइन किया जाता है. तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आएगा उसके अंदर. ओके, इस तरीके का डायग्राम होगा और इसके अंदर लेबल होगा कि एक तरफ से क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए डालते हैं और धीरे धीरे उसे फिल्टर किया जाता है. फिर एक लेबल होता है जब वहाँ से हमें डीजल मिलता है, फिर कैरोसिन मिलता है, फिर गैसोलीन, वैसलीन और फिर पेट्रोलियम मिलता है. इस तरीके से एक लेबल वाइज आप साइंस में पढ़ोगे कि किस तरीके से पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, यानी कि प्योर, इसके अंदर से इम्प्योरिटी अलग की जाती है. लेकिन जितने भी लेबल होते हैं पेट्रोलियम के, जब से रिफाइन किया जाता है तो उसमें से कुछ ना कुछ जो निकलता है वो भी हमारे यूज़ का होता है, और उन सारी चीज़ों को हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं. एंड द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल आर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैसोलीन. ये 4 मेन प्रोडक्ट हैं हमारे किसके, पेट्रोलियम के या फिर क्रूड ऑयल के. हम इसे क्रूड ऑयल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं. ओके, नाउ द मोस्ट ऑफ द मॉडर्न व्हीकल्स यूज आइदर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी. सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेज. अब बच्चों देखो, जो हमें पेट्रोलियम जहाँ से मिलता है उसी जगह से हमें नेचुरल गैस भी मिलती है. ओके, सो एंड एट होम वी यूज़ एलपीजी. एलपीजी मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और जो हम घर में हमारे जो आज के मॉडर्न व्हीकल्स हैं उसके अंदर हम पेट्रोल, वो व्हीकल्स हमारे किस तरीके का फूड लेते हैं एनर्जी के लिए. फूड यानी उन्हें किस तरीके की एनर्जी चाहिए, पेट्रोल. उन्हें पेट्रोल और डीजल, जब ये पेट्रोल और डीजल जलते हैं उनके अंदर, इंजन के अंदर, तो वो उन्हें एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से वो मूव करते हैं. और सीएनजी नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो कि व्हीकल्स में यूज़ होता है, और उसका दूसरा रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम अपने किचन में यूज़ करते हैं. ओके, नाउ हियर इज, डू you know Rudolf Diesel invented the diesel engine. It is cheaper than petrol,
हैवी व्हीकल्स यूज डीजल एज अ फ्यूल, और जो भी हमारे हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें डीजल यूज़ किया जाता है। और डीजल इंजन को इन्वेंट करने वाली, यानी कि ऐसा इंजन जो डीजल, जो क्रूड ऑयल से निकला हुआ डीजल है उससे चल सके, उसे डीजल इंजन कहते हैं। और उसे इन्वेंट करने वाले का नाम क्या था? रुडोल्फ डीजल, और उन्हीं के नाम पर इस इंजन का नाम डीजल इंजन रखा गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पर क्रूड ऑयल वर्ड मीनिंग है सर्च मिरर में। क्रूड ऑयल नेचुरल फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, जो अभी अभी अर्थ के अंदर से निकाला गया है उसे क्रूड ऑयल कहते हैं। एंड रिसाइड्यू द लेफ्ट ओवर आफ्टर बर्निंग और स्टेनिंग, यानी जलने के बाद जो बच जाता है वेस्ट चीज़ें जो उसमें से निकलती हैं उसे लाइक स्मोक। नाउ रिफाइंड यानी मेड प्योर, यानी उसे प्योर करना, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को निकाल देना, जैसा मैंने आपको समझाया था अभी। नाउ एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल मीन्स ऑब्जेक्ट दैट विल एंड अप वन डे, ऐसी चीज़ जो एक दिन खत्म हो जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द लेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज नेचुरल गैस विच इज एग्जॉस्टेबल। अब जो लेटेस्ट है, फर्स्ट पे था कोल, जो सबसे पहले मशीनरीज को मूव करने के लिए यूज़ किया गया एज एनर्जी। आफ्टर देन सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। एंड नाउ द थर्ड एंड लेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज नेचुरल गैस विच इज एग्जॉस्टेबल। ये भी नॉन रिन्यूएबल है, मीन्स ये भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। इट इज यूज्ड एज LPG फॉर डोमेस्टिक यूज एंड CNG इन व्हीकल्स। इट इज चीपर एंड पॉल्यूशन फ्री। अब बच्चों देखो, जो हमने पहले पढ़ा कोल एंड पेट्रोलियम, ये हमारे पॉल्यूशन फ्री नहीं है, ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। आपने पढ़ा भी है, क्यों? क्योंकि ये पीछे स्मोक, जलने के बाद स्मोक छोड़ते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता है, यानी पॉल्यूट करता है। ओके, नाउ जो हमारा नेचुरल गैस है वो पॉल्यूशन फ्री है और चीपेस्ट है, बट ये भी एग्जॉस्टेबल है, एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगे। नाउ इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी, वी विल रीड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वी विल रीड दिस टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो lecture. Okay, I will explain you, I will try to explain hydroelectricity with diagram. Okay, diagram से मैं इन्हें आपको समझाने की कोशिश करूँगी, then you will be able to understand how these electricities are produced or generate. Okay students, so in our next video lecture we will read about the 3 types of electricity. First is hydroelectricity, thermal electricity, and third is nuclear or atomic energy. Okay, so now take care, bye.